जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 17 करने वाले हैं जिसका नाम है भारत की जलवायु। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे मॉनसून के बारे में। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून का प्रस्थान क्या होता है, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और उनके आंसर जो है अच्छे तरीके से देखेंगे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और इससे पहले मैंने 16 चैप्टर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे इसमें पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, आ रही बात समझ में, पर इसको इजी बना के पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है क्या। जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 17 करने वाले हैं जिसका नाम है भारत की जलवायु। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे मॉनसून के बारे में। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून का प्रस्थान क्या होता है, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और उनके आंसर जो है अच्छे तरीके से देखेंगे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और इससे पहले मैंने 16 चैप्टर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे इसमें पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, आ रही बात समझ में, पर इसको इजी बना के पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है क्या। देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं, हालांकि अभी इसको मत देखना आप लोग मॉनसून वगैरह क्या है क्या नहीं, मैं बस भारत का मैप आप लोग को दिखा रहा हूं कि इसमें कौन सा हिस्सा किस तरफ पड़ता है, क्या है क्या नहीं। तो अगर हम भारत के मैप को देखें तो इसका जो है दिशा किस तरफ क्या होगा, तो भारत का जो ये हिस्सा है, इधर का जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये दक्षिण के राज्य हैं, ठीक है, ये पूरब, और ये हो गया, ये पश्चिम के राज्य हो गए, पश्चिम और उत्तर, ये हो गया। ठीक है, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पहले आपको बता दिया हूं कि इन चीजों के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो पहला क्वेश्चन जो है पहले अंतर स्पष्ट करना है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अंतर क्या होता है। देखिए ग्रीष्म ऋतु क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु का मतलब हो गया गर्म ऋतु, ठीक है, गर्मी वाला टाइम, और शीत ऋतु का मतलब हो गया एक तरीके से जो ठंड वाला टाइम होता है। ग्रीष्म मतलब गर्म और शीत ऋतु मतलब ठंडा। तो पहले मैं आप लोग को पढ़ा देता हूं ग्रीष्म ऋतु के बारे में, आगे बात समझना। देखिए ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, तो ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह ऋतु मार्च से मई तक रहती है। देखिए ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक, मार्च से लेकर मई तक जो है ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। मार्च से लेकर मई तक, मार्च से लेकर मई तक ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान ऊंचा रहता है। देखिए जब भी गर्म जो जैसे गर्मी रहती है तो गर्मी में क्या होता है, तापमान ऊपर होता है, और सर्दियों में तापमान गिर जाता है नीचे, कई जगह माइनस तक भी चला जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान ऊंचा रहता है, सबसे अधिक तापमान उत्तर पश्चिम भागों में देखने को मिलता है। तो भारत के जो उत्तर पश्चिम इलाके हैं, भारत के जो उत्तर पश्चिम इलाके हैं, ये ग्रीष्म ऋतु वाले देखे जाएं तो देखिए यहाँ पर आपको उत्तर पश्चिम इलाकों में 40 डिग्री, 37 डिग्री, इन ऐसे ऐसे देखने को मिलता है ना। तो ये उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये पूरब होता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो 42, राजस्थान वगैरह में देखें, ठीक है, गुजरात हो गया, बाकी इन जगहों पे तो 25-35 ऐसी आपको देखने को मिलेगा गर्मियों के टाइम पे। ठीक है, और यहाँ नीचे ही रहता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है नीचे में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समुद्री इलाका है बिल्कुल। ठीक है, और बात करें इन इलाकों की, जैसे दिल्ली हो गया, इन जगहों पर जो है 40-40 डिग्री सेल्सियस तक जो है मामला चला जाता है। कौन से टाइम पे, ग्रीष्म ऋतु में। तो ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद और क्या दे रखा है कि यहाँ पे उत्तर पश्चिम भाग में 48 सेंटीमीटर बोला 48 जो है सेल्सियस डिग्री तक जो है तापमान पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब कम होता है। देखिए मैंने आप लोग को बहुत पहले ही बता रखा था, इसलिए पहले वाले चैप्टर पढ़ने जरूरी है। जब गर्म मौसम रहेगा, जब गर्मी रहेगी, तो गर्म मौसम जब रहेगा तो हवा जो है वो हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो हल्की होने की वजह से हवा में ऊपर उठ जाती है, और जब ऊपर उठ जाएगी तो वहां वो स्थान ठंडी हवा लेने के लिए आएगी। तो जहां गर्मी है, जहां गर्म है, वहां लो प्रेशर, हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं वहां उस जगह को भरने की कोशिश करेंगी। तो गर्म हवा काफी हल्की होती है, इसलिए बोला गया ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब कम रहता है, यानी प्रेशर कम रहता है, इसलिए लो प्रेशर रहता है। ठीक है, ये रामलाल हैं, ये पीटने के लिए होते हैं बच्चों को। चलिए, तो ये बात आ रही है। उसके बाद क्या है कि शीत ऋतु क्या है,
यह ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। देखिए, तो ये तो हमने जाना अभी ग्रीष्म ऋतु, हालांकि अभी उसमें बताऊंगा, थोड़ा सा और आएगा इसके नेक्स्ट वाले, थोड़ा पार्ट बचा हुआ है उसका। तो शीत ऋतु की बात करें, देखिए ग्रीष्म ऋतु तो हमने देख लिया, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में दो चीजें और हैं, इसमें लू तथा धूल भरी आंधियां इस ऋतु में चलती है। जैसे आप गर्मियों में कहीं जा रहे हैं तो आपने देखा होगा लू चल रही है, बहुत ज्यादा गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, और वो हल्की होती है, काफी गर्म हवाएं क्या होती हैं, हल्की होती है, लो प्रेशर वाली होती है, और भारी आंधियां भी चल रही होती हैं। तो ये चीज हमें पता चला। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा अधिक होती है, गर्मियों में ज्यादा बारिश होती है। क्यों? ये तो ऑलरेडी आप लोग को इतने दिन से जब मेरी सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, क्लासेस देखी होंगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गर्मियों में ज्यादा बारिश क्यों होती है, गर्म जगहों पे ज्यादा बारिश क्यों होती है। क्योंकि जब पानी ज्यादा इवोपरेट होगा, बादल ज्यादा बनेगा तो बरसेगा ज्यादा। तो इस तरीके से हमें ये पता रखने हैं। तो ये हो गया ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु की अगर हम बात करते हैं, शीत ऋतु में देखिए क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए शीत ऋतु, यह ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। दिसंबर से क्या रहेगी? फरवरी तक। काफी ठंड रहेगी यहाँ पे। इस ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। इसमें दिन, ठंडियों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं। देखा, गर्मियों में बहुत लंबा दिन, 7 बजे तक तो हमारे यहाँ अंधेरा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सर्दियों में क्या है, 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, ये चीज। तो शीत ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी, रातें बड़ी हो जाती हैं इसमें, ठीक है। अंधेरा, क्योंकि अंधेरा जब जल्दी हो जाएगा तो जो है काफी लंबी रात लगेगी हमें। इस ऋतु में मौसम शुष्क और स्वच्छ रहता है। इसमें क्या होता है, सूखा मौसम रहेगा, स्वच्छ रहेगा। बारिश तो यहाँ चिपचिपी यहाँ रहेगी, बाकी यहाँ स्वच्छ रहेगा और शुष्क मौसम रहेगा, है ना, ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद शीत ऋतु में वर्षा कम होती है। शीत ऋतु में क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसमें होती है ना बारिश ज्यादा होती है, देखिए ना, बारिश ज्यादा होती है। भारत के पश्चिमी भाग में वायु का उच्च दाब पाया जाता है। उच्च दाब मतलब भारत के पश्चिमी भाग की बात करें तो शीतकाल में क्या होता है, पश्चिमी भाग में देखिए यहाँ पर ज्यादा ठंडी रहेगी, इस हिस्से में ज्यादा ठंडी रहेगी, ठीक है। तो जब ज्यादा ठंडी रहेगी तो क्या होगा, वहां हाई प्रेशर रहेगा। जहां ज्यादा ठंड रहेगी तो वहां हाई प्रेशर, ज्यादा गर्मी लो प्रेशर, हवा ठंडी हो जाती, मतलब हल्की हो जाती है, इसमें हवा भारी हो जाएगी। तो वही चीज है। बाकी इनका टेम्परेचर तो 25 डिग्री रहता ही रहता है, क्योंकि ये समुद्री इलाके होते हैं। देखिए यहाँ पे मुंबई तक की बात करें, यहाँ पे 25 डिग्री, यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। बाकी इन जगहों पे 10 डिग्री आप लोग देख लीजिए, मैं आपको यही दिखा देता हूं पहले ही। जैसे भारत के ऊपरी इलाकों की बात करें, उत्तरी इलाकों की बात करें, तो वहां क्या देखने को मिलेगा। जैसे हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है राजस्थान में आपको 15 डिग्री सेल्सियस, इसी के आधार पर दिल्ली वगैरह में भी इतना ही आ जाता है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर। और इधर बात करें, इधर असम वगैरह के, अरुणाचल प्रदेश की, इधर अरुणाचल प्रदेश 10 डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके से ये जो है हवाएं हैं उसमें, ठीक है, ये आपको दिखाया जा रहा है। बाकी नीचे जो है, नीचे तो आपको 25 डिग्री, मैंने बताया नॉर्मल टेम्परेचर तो रहता ही रहता है। तो ये आपने जान लिया ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून में क्या अंतर होता है। देखिए जरा, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि भारत का जो निचला है, दक्षिण से पश्चिम की तरफ मानसून, अभी मानसून वाला आएगा, मैप वगैरह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बस आपको इतना याद रखना है, एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या होता है, मानसून मतलब हो गया एक तरीके से बादल का बनना, बारिश आना, मौसम हो जाना, बोलते हैं देखो देखो मानसून आ गया, ठीक है। मानसून का मतलब क्या होगा, बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। देखिए, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो मैप के अगर देखें, इमेजिन करना आप लोग, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उत्तर और पश्चिम, सॉरी दक्षिण और पश्चिम की बात हो रही है, दक्षिण और पश्चिम की, यानी कि इस हिस्से की बात हो रही है, नीचे वाले इलाकों की। देखिए जैसे क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें का समय जून से सितंबर तक रहता है। जून से सितंबर तक का टाइम आपको याद रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून में रहता है। जून से लेकर सितंबर तक का टाइम, पहले ये पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। इन पवनों से वर्षा होती है। इन देखो, जून में काफी गर्मी टाइप की बनती है, और गर्मी पड़ेगी तो आर्द्रता उतनी उत्पन्न होगी। पानी से, समुद्री इलाकों से क्या होता है, काफी ज्यादा पानी इवापोरेट होगा, फिर बारिश पड़ेगी। तो इन पवनों से वर्षा होती है, क्योंकि ये समुद्र से स्थल की ओर आर्द्रता लेकर आती हैं। दक्षिण से, याद रखिएगा, दक्षिण से, ये ठीक है, मैंने आपको बताया। देखिए अगर मैं यही ऐसी समझा देता हूं, इसी में क्या समझे, देखिए तो इसमें क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दक्षिण, यानी कि याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, मैं यही समझा देता हूँ थोड़ा सा। दक्षिण पश्चिम मानसून, तो यहाँ से क्या होता है, समुद्र तल से ये हवाएं उठती हैं,
समुद्र तल से ये हवाएं उठती हैं, ठीक है, इधर से हवाएं उठेंगी, जब उठेंगी तो क्या आती है, इधर से मानसून बनता है ये, और बनेगा तो ये समुद्र से जब भाप बन के इधर की तरफ आएगा तो बारिश करता हुआ जाएगा। ये चीज आप लोग को याद रखनी है, ठीक है, बारिश करता हुआ जाएगा, ये चीज देखिए, ठीक है। तो अब क्या है इसमें कि दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर तक होता है, इन पवनों से वर्षा होती है। अभी मैप क्या उस पर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझा दूंगा, ठीक है, उसी में, उसी नए क्वेश्चन में, क्योंकि ये समुद्र से स्थल की है। समुद्र से पानी वो जो कहाँ जाता है, ये मानसून बादल वगैरह कहाँ जाते हैं, स्थल की तरफ, जमीन की तरफ जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, आर्द्रता लेकर, नमी लेकर जाएगा जब तो बरसेगा, ठीक है। तो इस ऋतु को वर्षा ऋतु भी कहते हैं, ठीक है। इनसे अधिकांश भारत में वर्षा होती है, ज्यादातर इसी मानसून से ज्यादातर क्या होती है, बारिशें होती हैं। आगे बस ये चीज याद रखना। चलिए, तो उसके बाद आता है इसमें एक आता है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर क्या होता है, ऊपर का हिस्सा, और पूर्व इधर, तो यहां से ऐसे जो जा रही है उत्तर से पूर्व की तरफ, तो ये क्या होती है, देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून का समय दिसंबर से फरवरी तक का होता है, ठीक है। इसमें थोड़ी ठंड रहती है, जैसे अब ठंडा रहेगा तो बारिश होगी क्या, ज्यादा नहीं, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि पानी जब इवापोरेट होगा तब। तो ये ठंडे और शुष्क होते हैं, क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर जाते हैं। जब जमीन से जब समुद्र की ओर जाएगा, जब जमीन से, देखिए, जब जमीन से यहीं ऐसे समझ लेते हैं, जब जमीन से समुद्र की ओर जाएगा, देखिए, जब जमीन से समुद्र की ओर बढ़ेगा, उत्तर से पूर्व की तरफ जाएगा, तो क्या यहाँ पानी था, नहीं, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, ठंडा मानसून होगा तो उसमें बारिश कम होती है। इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये ठंडे और शुष्क होते हैं, क्योंकि ये स्थल से जमीन से समुद्र की ओर बढ़ते हैं। ये समुद्र से जमीन की ओर जा रहा था, ये जमीन से समुद्र की ओर जा रहा है, तो इनमें वर्षा नहीं होती, इनमें वर्षा नहीं होगी। आगे आगे बात समझ में, देखिए, चलिए, इसमें वर्षा नहीं होती, मौसम शुष्क होता है, ठंडा होता है, और ये जो है कोरोमंडल जो है तट पर वर्षा करते हैं। बस ये बारिश जो होती है कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल तट आपका कहाँ देखने को मिलेगा, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। कोरोमंडल तट आपको चेन्नई के आसपास इस हिस्से को बोलते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ पे जो है बारिश ऐसे होते हुए जब जाएगी तो यहाँ थोड़ी सी वर्षा हो जाएगी, बाकी कहीं और ज्यादा वर्षा नहीं होती है। इतना क्लियर हो गया ना, ये चीज हमें याद रख लेना है, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। चलिए, तो एक होता दक्षिण पश्चिम मानसून, एक होता उत्तर पूर्वी मानसून। चलिए, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे हम कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उदाहरण दीजिए। देखिए, भारत में जलवायु को प्रभावित कैसे, कौन कौन सी चीजें करती हैं, तो कुछ हमें बताना है। तो भारत के अंदर जलवायु प्रभावित कैसे होती है। जलवायु क्या होता है, देखिए, जलवायु क्या है, हर तरफ का अपना अलग जलवायु होता है, क्लाइमेट होता है। मौसम तो चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट 30-30, 35-35 साल पे चेंज होता है। आगे बात समझ में, तो ये चीज याद रखना। देखिए, तो वही बताना, भारत की जलवायु, मौसम नहीं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। देखिए, तो स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, यानी कि अक्षांश के हिसाब से भी देखा जाए कि किस डिग्री पर जो है, कितना स्तर पर बारिश हो रही है, कौन सा, देखिए, तो स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, यहाँ ठीक है ना, हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है, हम लोग देखते हैं इस तरीके से रेखाएं होती हैं जो बटी होती हैं, हमारे पृथ्वी भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा जाती है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तो 6 डिग्री उत्तर से 6 डिग्री 30 डिग्री जो है उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित है कर्क। भारत मोटे तौर पर इस तौर पे इस पे स्थित है, भारत का जो है नक्शा इस पे आता है, इतने अक्षांशों पर, तो उसके मध्य स्थित है कर्क वृत्त, देश के मध्य से होकर जाता है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होते हुए जाती है, कर्क रेखा। विषुवत रेखा तो उसके नीचे होती है, भारत के काफी नीचे है, फिर उसके बाद आती है और नीचे मकर रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा बीच की होती है। तो ये कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, और विषुवत वृत्त के पास होने के कारण दक्षिणी भागों में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं। यानी कि भारत की अगर हम बात करें, देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है बीच से ये जो रेखा देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से गुजरात से होते हुए इधर से आ रही है, ये जो है आपकी कर्क रेखा है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं दक्षिणी इलाकों की, तो दक्षिणी इलाकों की बात करें तो यहाँ पे आपको विषुवत रेखा देखने को मिलेगी। विषुवत रेखा के निकट होने की वजह से यहाँ हमेशा वर्ष भर ज्यादातर बारिशें ही होती रहती हैं। इतना क्लियर हो गया, तो ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। देखिए, उसके बाद क्या दे रखा है कि वह उच्च तापमान रहता है, गर्मी ज्यादा रहती है, और उच्च तापमान रहेगा तो वहीं से बादल बन के भारत के और हिस्सों में फैलेंगे।
दूसरी ओर उत्तरी भाग गर्म शीतोष्ण पेटी में स्थित है और अतः यहाँ खासकर शीतकाल में निम्न तापमान पाए जाते हैं। यानी भारत के उत्तरी इलाकों में देखा जाए तो शीतकाल में जो है निम्न तापमान पाया जाएगा और मतलब ठंडी वगैरह वहां पे काफी रहती है। और ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया अक्षांश के हिसाब से। बाकी उसके बाद आता है समुद्र से दूरी, यानी कि भारत जो है, भारत के जो निचले इलाके हो गए, भारत के अगर जो निचले इलाके वो समुद्र के किनारे हैं इसलिए वहां बारिश होती रहती है। जो ऊपर के इलाके उत्तरी इलाके वहां ज्यादा बारिश नहीं होती, जाती भी है बारिश या मानसून बन के तो नीचे से ही ऊपर जाता है। देखिए समुद्र से दूरी तो प्रायद्वीप भारत, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। देखिए भारत जो है कितने कितने उस पे हिस्सों पे दिखा, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर है नीचे। ठीक है, आगे बस समझ में, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो इसमें क्या दे रखा है कि प्रायद्वीप भारत, अरब सागर, हिंद महासागर, अरब सागर उधर, हिंद महासागर नीचे और इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। अतः भारत के तटीय प्रदेशों की जलवायु सम या अनुसमुद्री है, यानी कि जो तट के किनारे यानी समुद्र के किनारे हैं उनमें तापमान ज्यादातर सेम रहता है, 25 डिग्री तक रहेगा। इसके विपरीत जो प्रदेश देश के आंतरिक भागों में यानी ऊपर चढ़ जाओ तो स्थित हैं वे समुद्री प्रभाव से अछूते हैं, यानी कि समुद्र से उनका कोई ज्यादातर लेना देना नहीं है। अब दिल्ली का कोई लेना देना है क्या समुद्र से? उतना नहीं है, नीचे की ही मानसून जाता है ऊपर। फलस्वरूप उन प्रदेशों की जलवायु अति विषम और महाद्वीपीय है, यानी वो महाद्वीपीय मानसून होता है। ठीक है, मानसून। ठीक है, उसके बाद जो नीचे हैं समुद्र के किनारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है उत्तर पर्वतीय श्रेणियां, यानी कि भारत के ऊपरी इलाकों में, उत्तर में जहां कश्मीर है वहां से जो है आपका असम अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय होते हुए जाता है। ठीक है, वही बता रहे हैं कि उत्तर पर्वतीय श्रेणियां यानी कि हिमालय व उसके साथ की श्रेणियां जो उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर की बात करें, ऊपरी इलाकों की, उत्तर पश्चिम में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक फैली हैं। देखिए मैं आपको यहां बता देता हूं क्या बोल रखा है। तो यहाँ इस हिस्से से लेकर ये जो पहाड़ियां हैं, हिमालय है, वो कहाँ तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक जो है पूरा हिमालय फैला हुआ है। ये ऑलरेडी मैं पिछले चैप्टर में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को बढ़िया से याद भी रखनी है। भारत को बोला है कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, भारत को शेष एशिया से अलग करती हैं। याद रखिएगा, हिमालय अगर नहीं होता तो ऊपर की जो तिब्बत की हवाएं हैं, ऊपर की जो ठंडी हवाएं हैं, वो भारत के अंदर इतना ज्यादा एंट्री करती कि आए दिन जो है भारत के अंदर बर्फ पड़ती रहती, बहुत ज्यादा इलाकों में बर्फ पड़ती फिर, है ना। इसीलिए ऊपर के इलाकों में बर्फ पड़ के रह जाती, नीचे नहीं आ पाता उतना, इसीलिए हमें याद रखना है इसको। ठीक है, तो हिमालय क्या करता है, इतना ऊंचा हिमालय है, ठीक है, काफी किलोमीटर ज्यादा है, तो वो क्या करता है, हवाओं को रोक लेता है और वहीं बारिश होकर रुक जाती है, इसलिए इधर नहीं आ पाती, इधर सूखी हवा ही आ पाती है। तो साथ ही वर्षा दायनी दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें के सामने एक प्रभावी अवरोध बनाती है ताकि वह भारत की उत्तरी सीमाओं को पार ना कर सके। इस प्रकार से ये श्रेणियां भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया के बीच एक जलवायु विभाजक का कार्य करती है। और हिमालय जो पर्वतीय श्रेणियां हैं वो क्या कर सकती हैं, भारत के उत्तरी इलाकों में, उत्तरी इलाकों से जो दूसरे हैं, तिब्बत चले जाओ, चीन चले जाओ, रूस चले जाओ, उन इलाकों से आने वाली ठंडी ठंडी बर्फीली हवाओं को जो है खत्म कर देती है, रोक देती है। ठीक है, उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं स्थलाकृति से। स्थल यानी जमीन ही बनावट ही ऐसी है, चेंजेस देखने को मिलेंगे। देश के विभिन्न भागों में स्थलाकृतियां लक्षण वहां के तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा। देखिए ये सब क्या होता है, पवनों की दिशा भी मैटर करती है मानसून में। ठीक है, देखिए तो क्या बताना है इसमें हमें, तो क्या बोला, देखिए तथा वर्षा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। पिछले पाठ में दिए गए स्थलाकृति, यानी कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको कौन सा हिस्सा कहां पड़ता है, ये सारी चीजें। ठीक है, स्थलाकृति लक्षणों को दिखाने वाले मानचित्र का अध्ययन कीजिए और यह स्थलाकृति तापमान, पवनों की दिशा तथा वर्षा की कमी, वर्षा की मात्रा में विद्यमान पारस्परिक संबंधों को इस पाठ में दिए गए जलवायु मानचित्रों की मदद से स्वयं ज्ञात कीजिए। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट क्या होता है, जो भारत का जो निचला हिस्सा हो गया, तो पश्चिमी घाट इधर, पूर्वी घाट इधर, चेन्नई वाला इधर आपको गोवा और नीचे का हिस्सा जो है देखने को मिलेगा। तो वही बोल रहा है किस तरह का, पश्चिमी घाट, सॉरी उधर पश्चिमी घाट की बात हो रही है। पश्चिमी घाट के पूर्व
में स्थित कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक भागों की तुलना में पश्चिम तटीय मैदानों में वर्षा अधिक क्यों होती है? यानी कि देखिए वो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारों की वजह से आप वहां पर काफी ज्यादा हमेशा बारिश होती रहती है, कुछ कुछ दिनों में मतलब बारिशें होती रहती, गीला रहता है हमेशा। आप या भी अगर वो विषुवत निकट के और ज्यादा निकट होती विषुवत रेखा के तो हमेशा बारिश होती। तो बोला जा रहा है कि मानसून बंगाल दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा दो भागों में विभक्त क्यों होती है? इसकी एक शाखा गंगा घाटी के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और दूसरी ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ साथ पूर्व की ओर जो है चलती रहती है। यानी कि ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी, मतलब इस हिस्से में, वहां से ऊपर जब ये पवनें चलती हैं ऊपर तो वहां से ये विभाजित होती हुई जाती हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, देखिए अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मानसून आता है तो मानसून जब यहां चढ़ता है तो चढ़ते हुए क्या होता है, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो एक तरफ को तो इधर छाट देती हैं हवाओं को इधर, और इधर कुछ हवाओं को मानसून यानी बादलों को इधर छाट देती हैं कुछ इधर, तो इस वजह से इस हिस्से में जो है बारिश वगैरह हो पड़ जाती है और कुछ हिस्सा जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है, कुछ इस तरह कृतियों की वजह से भी हमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है मानसून पवनें। मानसून पवनों की वजह से भी काफी ज्यादा हमें जो है भारत के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। भारत में पवनों की दिशा के, अभी आएगा ना मैप उसमें और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो कुछ मैंने अभी बताया था आपको, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। भारत में पवनों की दिशा के पूर्णतया उलटने से ऋतुओं में अचानक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जब हवाएं एक बार चढ़ती हैं, मानसून जब ऊपर जाता है तो वहां से टकरा के फिर नीचे भी आता है, नीचे की ओर भी बढ़ता है वो, तो इसी बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। फिर उसके बाद है प्रस्थान, तो आगमन और प्रस्थान वाला भी क्वेश्चन आएगा। देखिए तो ऋतुओं में अचानक परिवर्तन हो जाता है और कठोर ग्रीष्मकाल अचानक उत्सुकता से प्रतीक्षित वर्षा ऋतु में बदल जाता है। इस प्रकार दिशा बदलने वाली व पवनों को मानसून पवनें कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा में मौसीम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ऋतु। इन पवनों का भारतीय जलवायु पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि उसे मानसून जो है उसे मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। यानी पवनें भी क्या करती हैं, मानसून को परिवर्तित करने में काफी अहम भूमिका निभाती हैं। चलिए अब आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में वर्षा के आगमन, ध्यान सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, भारत में वर्षा के आगमन वितरण को जो है उपयुक्त उदाहरण देकर समझाएं। देखिए ध्यान सुनिएगा, वर्षा का आगमन क्या बताना। देखिए भारत में वर्षा का आगमन वितरण, यानी कि भारत के अंदर पहले आगमन दिखाना है, मानसून का आगमन फिर मानसून का प्रस्थान, ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले यहां बोल रखा है आगमन, तो बोल रखा है भारत में वर्षा का आगमन वितरण, भारत में औसत वार्षिक वर्षा वितरण में प्रादेशिक, देखिए वर्षा की बता रही है, पानी कहाँ कितना बरसता है जब मानसून आता है, तो पानी अलग अलग क्षेत्रों में कितने सेंटीमीटर बढ़ता है। देखिए 15 सेंटीमीटर आपने स्केल देखा होगा, आपके पास स्केल होगा 15 सेंटीमीटर का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें कहीं 16 सेंटीमीटर कहीं 20 सेंटीमीटर कहीं ऐसे ऐसे बढ़ता है, तो वही चीज हम देखेंगे। तो सेंटीमीटर के हिसाब से मापा जाता है बारिश को। देखिए तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा वितरण में प्रादेशिक भिन्नताएं काफी स्पष्ट है, मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेंटीमीटर के हिसाब से बारिश होती है। वर्षा के वितरण मानचित्र से यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग व राजस्थान के धूर पश्चिमी भागों में वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। देखिए वर्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये डॉट डॉट दिखा रखा है, डॉट डॉट वाला यानी बिंदु, ये आपको मैप समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग हीरोइन बन जाओ। देखिए यहाँ डॉट डॉट बिंदु बिंदु दे रखा है, तो 0 से 20 सेंटीमीटर, फिर अभी ऊपर दिखाऊंगा, अगर हमारे पे डिस्प्ले वाली होती तो हम नीचे करते तो बार बार उधर जाना पड़ता। 20 से 40 सेंटीमीटर की बारिश में ऐसा ऐसा आपको दिखा रखा है, लाइन लाइन सी टूटी हुई लाइन है, ठीक है। 40 से 60 सेंटीमीटर में क्या दिखा रखा है,
खड़ी खड़ी लाइनें जा रही हैं जहाँ पे, ठीक है, ऐसी वाली लाइनें, ये खड़ी खड़ी लाइनें हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ये मोटी लाइनें हो गई और इधर कुछ पतली लाइनें दे रखी है, ये मोटी वाली आपकी ये हो जाएंगी और ये वाली जो है वो है ये, ठीक है। उसके बाद कुछ खड़ी खड़ी लाइनें हैं, जैसे ये हो गई खड़ी खड़ी लाइनें, तो यहाँ पे जो है बारिश 60 से 100 सेंटीमीटर होती है। और ऐसी मोटी वाली लाइनें जो हो गई ये वाली मोटी वाली तो 100 से 200 सेंटीमीटर, और ये डब्बे डब्बे छोटे छोटे ग्राफ वाला टाइप का, तो इधर वाला चला जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 200 से 400 सेंटीमीटर। काफ़ी ज़्यादा हैवी बारिश, ठीक है, इतनी हैवी बारिश है, काफ़ी पानी भर जाता है, बहुत बारिश होती है इन जगहों पे तो हमेशा होती है क्योंकि मानसून वाले इलाके हैं। 400 से अधिक, जहाँ बिल्कुल कोयला काला कर दिया, ये समझ लो 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा पानी बरसेगा यहाँ, ठीक है। देखिए तो किन जगहों पर दिख रहा होगा आपको, देखिए किन जगहों पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल काला काला, तो यहाँ पे बिल्कुल ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, है ना। तो ये कुछ हिस्सों पर पड़ रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पे, कुछ जो है नीचे आ जाओ, और इधर भी देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, मेघालय वगैरह इधर, ये चीज़ें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे जरा बढ़ लेते हैं, वापिस आ जाते हैं इसी पे। देखिए अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा उधर क्योंकि फिर बार बार क्वेश्चन टूट जाता है। देखिए 200 सेंटीमीटर से कम, तो बोल रखा है राजस्थान, और इसमें बोल रखा है 20 सेंटीमीटर से कम होती है, और दूसरी ओर पश्चिम तटीय मैदान उत्तर पूर्वीय भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों के साथ शिलोंग, जो अभी दिखाया था शिलोंग और पठार से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे देख रखा हो, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल काला काला दिखा रखा होगा, आ रही बात समझ में। तो ये बताना है आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, देखिए इन जगहों पे, है ना। तो ये चीज़ देखिए 200 सेंटीमीटर से यानी ज़्यादा, तो काफ़ी भयंकर भयंकर बारिश, इधर हो गया, इधर हो गया, वो उधर हो गया ना, तो ये चीज़ है। उसके बाद देखिए क्या है, तो यहाँ बोल रखा है कि, ठीक है, देखिए तो उसमें और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। प्यास लग गई है बहुत तगड़ी वाली, चलिए तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है, तभी तो हीरोइन बनेंगे सब लोग। देखिए तो उसके बाद क्या दे रखा है, फिर यहाँ पे आ रहा है अधिक वर्षा होती है, खासी जाती है, बोल रखा है खासी, देखिए तो बोला का खासी ज्यांतिया के दक्षिणी जो है ढलानों, खासकर चेरापूंजी, तो ये जो शिलोंग मेघालय है उधर ही पड़ता है, चेरापूंजी घाटी में 1000 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। 1000 सेंटीमीटर से अधिक बारिश, देखिए एक, यानी कि जब 400 से अधिक दिखा रहा है तो 1000 से अधिक बारिश यहाँ पे देखो छोटे छोटे छींटों में, इधर हो गया, इधर इधर हो गया, है ना। काफ़ी ज़्यादा भयंकर बारिश होती है यहाँ पे, बिल्कुल कहर बरसा देती है बारिश, आगे मैं समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद देखिए क्या है, तो बोल रखा है चेरापूंजी घाटी में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरात के दक्षिणी तट से प्रारंभ होकर जो है पश्चिमी घाट के तट के समानांतर चलती हुई कन्याकुमारी तक जाती है। देखिए कन्याकुमारी आपका बिल्कुल नीचे है, इस तरफ से बारिश होते हुए, भयंकर वाली बारिश होते हुए नीचे तक जाती है। कन्याकुमारी यहाँ आपको मिलेगा, तो नीचे तक होती हुई जाती है। और किस तरीके की बारिश की बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है जो गुजरात से ऐसे लकीरें वाले की बारिश, ये जो लाइन लाइन से जा रही है, ये देखिए यहाँ तक भी होती हुई जा रही है, नीचे तक जाएगी कन्याकुमारी तक, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ हमें याद रखना। देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है, देखिए नीचे तक होती हुई जा रही है इस तरीके से। तो उसके बाद क्या है कि पश्चिमी घाट के पूर्व में वर्षा अचानक 60 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। 60 सेंटीमीटर से भी कम, यानी कि ये वाली लाइनें होंगी, ये वाली लाइन आप लोग देखिए, तो बोल रखा है यहाँ पे कि 60 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। और 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर से कम, देखिए 100 से, यानी कि ये जो लकीरें हैं आपकी लाइन लाइन वाली, ऐसी ऐसी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन जगहों की बात हो रही है, ऐसे ऐसे इन जगहों की बात हो रही है। देखिए तो समवर्षा जम्मू व कश्मीर के दक्षिणी पश्चिम भागों में ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, और प्रारंभ होकर पूर्व की ओर इलाहाबाद तक आ जाती है, और जहां से वह पश्चिम दक्षिण जो है पश्चिम की ओर मुड़कर पश्चिम मध्य प्रदेश, यानी कि इस क्षेत्रों में भी जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। पूर्व महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन जगहों पर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में स्थित क्षेत्रों में वर्षा जो है, वर्षा
बोल रखा है इस तो विशाखापट्टनम के पास बोल रखा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, विशाखापट्टनम के पास पूर्वी तट पर मिलती है और इस समवर्षा रेखा के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिम में स्थित क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। कोरोमंडल तट के कुछ कोरोमंडल तट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो हिस्सा है आपका, ये चेन्नई वाला इधर का कुछ हिस्सा जो है कोरोमंडल का हिस्सा बोला जाता है, कोरोमंडल तट बोला जाता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ बारिश का दिखा रखा है मैप, आप लोग देख लेना किस हिस्से में क्या पड़ रहा है। ठीक है, भागों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाने वाले भाग कृषि के लिए सिंचाई के साधनों पर निर्भर रहते हैं, यानी सिंचाई के साधन पर निर्भर रहेंगे। वहां पे बारिश वगैरह जहां कम होगी तो वहां अन्य चीजों पर निर्भर रहेंगे, और जहां बारिश ठीक ठाक होती है तो वहां पे क्या होता है कि अपना खेती बाड़ी अच्छे से लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, देख लेते हैं एक बार दोबारा से। क्वेश्चन ये था, भारत में वर्षा के आगमन वितरण को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाएं। तो भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिस्सों पर बारिश होती है सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो वो मैंने बताया अभी आप लोग को। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उसके प्रभाव की चर्चा करें। उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें कि उत्तर पूर्वी मानसून एवं उसका प्रभाव शीतकाल में, उत्तर पूर्व मतलब ऊपर का हिस्सा हो गया भारत के, उत्तर की तरफ बात करें, और पूर्व की यानी कि इधर की बात करें, तो उत्तर पूर्व मानसून की बात करें और उसका प्रभाव क्या है। शीतकाल में यानी थोड़ा ठंड में क्या होता है, शीतकाल में मौसमी दशाएं सामान्यतः उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में विकसित उच्च दाब क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होती है। यानी जब शीतकाल रहेगा तो उच्च दाब रहेगा, ठंडियों में हवाएं होती हैं, क्या नाम है, भारी हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप इस प्रदेश से ठंडी शुष्क, क्योंकि बारिश तो होगी नहीं, ठंडी हवा बहती हुई आएगी, ठंडी शुष्क पवने दक्षिण के प्रायद्वीप भारत को घेरे हुए जलीय भागों पर फैले निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलने लगती हैं। याद रखिएगा, भारत का मैप आप सामने रखो, वहां से क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, वहां ठंडी ठंडी हवाएं स्थल से समुद्र की ओर आती हैं। जब समुद्री इलाकों में जब गर्म, जो समुद्र में क्या होता है, जब गर्म जब होगा यानी निम्न दाब पैदा होगा तो उच्च दाब वाली हवाएं जो है निम्न दाब की तरफ प्रस्थान करेंगी। वही हो रहा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हवाएं आएंगी, यानी भारत के ऊपरी इलाकों से। इसे मानसून का लौटना भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो बोला है जलीय भागों पर फैले निम्न दाब क्षेत्रों, यानी जहां निम्न दाब रहेगा तो वहां ये भारी दाब वाली हवाएं फैलेंगी, क्योंकि गर्म हवा उड़ जाती है, ठंडी हवा वहां आके बैठने की कोशिश करती है और चलने लगती है, क्योंकि ये पवने क्या बोला था, ये पवने ठंडी व शुष्क होती हैं, ये ठंडी और सूखी हवा होती हैं, अतः वर्षा नहीं करती हैं। ये हवाएं देखिए, ठंडी हवा कभी बारिश करती है क्या, नहीं, तो ठंडी हवा वर्षा नहीं करती है, तथा इन पवनों के प्रभाव से मौसमी दशाएं ठंडी व शुष्क रहती हैं। उत्तर पूर्वी यानी भारत के ऊपरी इलाकों की बात हो रही, उत्तर पूर्वी मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और कोरोमंडल तट, देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, आपको थोड़ा सा मैं ऐसे समझा देता हूं। देखिए जब यही हवाएं जब इधर की तरफ जाएंगी, इधर से होते हुए जब ये मैंने बताया ना उत्तर पूर्वी हिस्से में बहते हुए जब जाएंगी हवाएं, इधर से जाती रहेंगी तो ये इधर की तरफ मुड़ेंगी, और जब बंगाल की खाड़ी से जब ये आर्द्रता अपने अंदर ले लेंगी, नमी ले लेंगी इधर से, तो ये क्या होती हैं, फिर इधर से जाते हुए कोरोमंडल यानी कि इस हिस्से में, चेन्नई वाले हिस्से में थोड़ी बहुत बारिश करते हुए, ऊपर के इलाकों में बारिश नहीं होगी, पर जब समुद्र में उतरी, बंगाल की खाड़ी में उतरी, वहां से आर्द्रता ग्रहण करी, तो यहाँ से जाते हुए इसने इस वाले इलाके में, चेन्नई वाले इलाके में, कोरोमंडल में जो है बारिश करना शुरू कर दिया था। देखिए अब आ जाते हैं दोबारा से इधर, क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है इसमें कि कोरोमंडल तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। अभी मैंने बताया आपको, वर्षा करते हुए जाती है। वास्तव में ये पवनें स्थायी या भूमंडलीय पवनें हैं, यानी जमीन से होती हुई आई हैं, जिन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। भारत में मूलतः ये स्थलीय पवनें हैं। देखिए बहुत थोड़ा कठिन चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को
थोड़ा ढंग से बातों को सुनना पड़ेगा, जब सुन लोगे तो क्लियर हो जाएंगी। अगर टाइम पास कर रहे हो फिर समझ नहीं आएंगी बातें, आगे समझ, थोड़ा सा अच्छे से समझना भी पड़ेगा, बातों को सुनना पड़ेगा तब, ठीक है। चलिए, तो जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप लोग सारे काम छोड़ के बस कॉन्सेंट्रेट करो, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि डीप तरीके से पढ़ना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद आ रहे दक्षिण पश्चिम मानसून और उसका प्रभाव की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, ये वाला ऊपर वाला तो ऊपर से नीचे की तरफ आया, बारिश ज्यादा नहीं करी, पर ये जो नीचे से ऊपर की तरफ समुद्री स्थान से स्थल मार्ग की तरफ जाएगा तो भयंकर बारिश करते हुए जाएगा हीरोइन बन के। जैसे अगर हम नीचे की बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम हिस्से की बात करेंगे, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उसका प्रभाव ग्रीष्म काल में, गर्मियों में, ग्रीष्म काल में भारत का उत्तर पश्चिमी भाग ऊंचे तापमानों के कारण अत्यधिक गर्म हो जाता है। देखिए इसमें क्या है, भारत का ऊपरी हिस्सा गर्म हो रहा है, तो ये नीचे की हवाएं जाएंगी, ठंडी हवाएं ऊपर भरने के लिए जाएंगी उनको, तो ये नीचे से यानी दक्षिणी भाग से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो वही बोल रहा है अत्यधिक गर्म हो जाती है तथा इस समय सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी कि भारत के जो उत्तरी हिस्से में सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां गर्म होगा ज्यादा। इसके परिणाम स्वरूप न केवल उत्तर पश्चिम भारत में बल्कि प्रायद्वीप को घेरने वाले जलीय भागों में वायुमंडलीय दशाएं एकदम उलट जाती हैं। फलतः उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का स्थान दक्षिण जो है बोला जा रहा है दक्षिण, अच्छा यही है, तो बोला जा रहा है दक्षिण मानसून पवनें ले लेती हैं, यानी कि दक्षिण से होती हुई पवनें। अभी मैप में आप लोगों को एक और क्वेश्चन आएगा ऐसी, थोड़ा सा टफ होगा, उसको मैं समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये नीचे से चढ़ती हुई हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी, दक्षिण से होते हुए ऊपर, तो इसको मानसून का आगमन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, तो स्थान दक्षिण मानसून वाली पवनें ले लेती हैं, क्योंकि ये पवनें गर्म शुष्क के ऊपर जो है गर्म शुष्क बोला जा रहा है, ये पवनें गर्म समुद्र के ऊपर बहने के कारण आर्द्र हो जाती हैं, यानी नमी बटोर लेती हैं। समुद्र की ओर से जब आएंगी तो अतः आर्द्रता से लदी होती है, इसमें बहुत ज्यादा नमी रहती है, आर्द्रता होती है, तो यही तो बारिश करेगी। तो ये पवनें भारत के अधिकांश भागों में दूर दूर तक भारी वर्षा करती हैं, झमाझम बारिश करती हैं, और इन दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि जून से सितंबर तक होती है। अभी कंफ्यूजन में नहीं आना, क्योंकि मैप जब समझाऊंगा तो महीना भी उसमें आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप लोग जो है उसको समझ सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाता है इस चैप्टर का एक मस्त क्वेश्चन आ जाता है, अल नीनो किसे कहते हैं? अल नीनो बर्बादी का कारण, अल नीनो, ठीक है, बर्बादी लाता है ये। हाँ, देखिए अल नीनो क्या है, तो अल नीनो क्या कर रहा है, देखिए आप लोग ढंग सुनिएगा। देखिए बोला जा रहा है अल नीनो क्या है, अल नीनो क्या है, इसे छोटा बच्चा भी कहते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा स्पेनिश में बोला जाता है इसको, छोटा बच्चा। कैसे, ये दिसंबर के टाइम पे 25 दिसंबर के आसपास क्रिसमस के टाइम पे उत्पन्न होती है घटना, इसलिए इसको बोला जाता है। देखिए जरा मैप में अभी समझा दूंगा मैं आप लोग को। देखिए पहले पढ़ते हैं इसमें अल नीनो क्या है, यह जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो अल नीनो भारत में मौसमी दशाएं अल नीनो से भी प्रभावित होती है। देखिए अल नीनो भारत में कैसे अपना प्रभाव छोड़ रहा है, कैसे आ रहा है यह संसार के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, यानी विषुवत रेखा के जो निकट प्रदेश हैं, निकट जो देश हैं, उन देशों में उत्पन्न होने वाली जो ये हवाएं हैं, तो उनमें क्या हवाएं या बोल सकते हैं लहरें हैं, उसमें उत्पन्न होती हैं ये चीजें। कैसे, देखिए तो भारत में मौसमी दशाएं अल नीनो से भई देखिए भी को भई अल नीनो से भी प्रभावित होती हैं। ये संसार के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जो विषुवत रेखा के नजदीक हैं, उनको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश बोलते हैं, जो इस रेखा पर, विषुवत रेखा पर अटे रहेंगे। उसमें क्या होता है, तो विस्तृत बाढ़ों और सूखों के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है ये देखिए, अल नीनो एक संकरी गर्म समुद्री जलधारा है। अल नीनो क्या करता है, एक गर्म और समुद्री जलधारा होती है। क्या बोला कर रखा है इसमें कि अल नीनो एक संकरी गर्म समुद्री जलधारा है, जो कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से, देखिए मैं आपको इसमें समझा देता हूं,
मैप आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए वर्ल्ड मैप पे अगर आप हम लोग समझें कैसे समझना है, इसमें देखिए ये वाला जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का है, इसको हम हमारी पृथ्वी गोल है तो इसको आप इस तरीके से लेकर इस हिस्से में रखिए, ऑस्ट्रेलिया को आप इस हिस्से में रखिए, फिर एशिया के कुछ देश आ जाएंगे वहां पे, भारत वहीं आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, उधर हिंद महासागर वगैरह सारी चीजें। तो यहाँ पर ये हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो इस हिस्से से उत्पन्न होने वाली जो है जलधारा, जैसे अब मैं पढ़ने जा रहा हूं आप लोगों को समझाता हूं, देखिए क्या है। तो बोला जा रहा है दक्षिण अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, विषुवत रेखा होती हुई जा रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल गर्म होगी, गर्म लहरें उठेंगी जैसे। तो बोला जा रहा है कि दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट से कुछ दूरी पर दिसंबर के महीने में दिखाई देती है, यानी कि ये जो अल नीनो है ये दिसंबर के महीने में 25 दिसंबर के टाइम पे देखने को मिलती है। इस ऑस्ट्रेलिया के हिस्से को हम वहां रखेंगे पहले। तो देखिए यहां से जो गर्म धाराएं हैं, गर्म धाराएं क्या कर रही हैं, गर्म धाराएं जो जैसे अब हल्की होंगी, तो ये मान लीजिए आप लोग जब पानी गर्म होता है तो हवाओं से क्या होगा, जो व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने उन जो है लहरों को आगे ढकेल देंगे, तो उसको वहां कौन सा देश मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। उधर से हम रख के बात कर रहे हैं ना इसको। तो ये गर्म हवाएं या गर्म मतलब लहरें जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ जाएंगी, और जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ गई हैं तो यहाँ पर जब गर्म लहरें जब आगे चली गई तो वहां पर ठंडी लहरें आने की कोशिश करेंगी, तो नीचे जो ठंडा पानी था अब वो ऊपर के हिस्से को नॉर्मल जो है ठंडा कर देगा। तो इस वजह से क्या है, ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको अल नीनो कहा जाता है। अब जब ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से पे ऑस्ट्रेलिया के जब ये पानी जाकर गर्म इकट्ठा होगा, तो जब ये प्रवाह और ज्यादा बढ़ेगा तो समुद्री जो धाराएं हैं, जल धाराएं हैं, भारत के नीचे हिस्से में हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में जाकर ये गर्म धाराएं मिलेंगी, और इससे क्या होगा, जहां बारिश नहीं भी होनी चाहिए वहां ज्यादा से ज्यादा बारिश कर देगी गर्म पानी, है ना। देखिए अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, देखिए क्या है। पेरू ठंडी धारा जो सामान्यतः इस तट के सहारे बहती है के स्थान पर यह अस्थायी धारा के रूप में बहने लगती है। कभी कभी अधिक तीव्र होने पर यह समुद्र के ऊपरी जल के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, और उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागरीय जल के गर्म होने से, यानी कि ये विषुवत रेखा पर पड़ता है तो वहां पानी गर्म हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, गर्म होने से भूमंडलीय दाब व पवन तंत्रों के साथ साथ हिंद महासागर में मानसून पवनें भी प्रभावित होती हैं। यानी कि यही पानी जब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेगा तो ऑस्ट्रेलिया से और ज्यादा फ्लो करके नीचे हिंद महासागर में पहुंचेगा, हिंद महासागर से फिर यही मानसून यहीं से इकट्ठा होकर जब ऊपर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, तो मानसून पवनें भी प्रभावित होती हैं। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1987 में भारत में भयंकर सूखा एल नीनो का ही जो है परिणाम था। यानी कि इससे क्या होगा, जब ये ऊपर बढ़ेगा तो कई जगहों पे वर्षा नहीं होगी, कई जगहों पे हो रही है तो ज्यादा हो गई, कई जगह बाढ़ आ गई, कई जगह सूखा पड़ गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को जो है एल नीनो कहा जाता है, और एल नीनो जो है हमारे लिए या भारत की उसके लिए ठीक नहीं है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इसमें मैंने क्या बताया आपको, अल नीनो क्या है, तो अल नीनो समझ में आ गया होगा। अल नीनो क्या है, तो इस हिस्से से पेरू से स्थित होने वाली जो गर्म धाराएं हैं, सामान्य स्तर से होने वाली गर्म धाराएं हैं, तो ये जाकर कहाँ इकट्ठा होती हैं, तो ये इकट्ठा होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो इससे क्या है, मतलब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया आपका ये इधर पड़ेगा ना, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो उस हिस्से से होते हुए जो व्यापारिक पवनें हैं उसको खींच देंगी आगे, तब खींच दिया जाता है तो वो हिंद महासागर में जाकर मिलेगा। हिंद महासागर में जब जाकर मिलेगा तो वो जलवायु चेंज कर देगा वहाँ की, भारत की भी जलवायु उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। जहाँ पर वर्षा कम होनी चाहिए वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ होनी चाहिए वहाँ होती नहीं है। तो ये अल नीनो जो है काफ़ी ज़्यादा गलत प्रभाव जो है डालता है, तो ये चीज़ हमें याद रख लेना, ये स्थिति इसकी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताएं। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया जो दक्षिण से, वही वाला मैप वाला मैटर आ गया, नीचे से जो मानसून ऊपर चढ़ेगा, जैसे
दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता, दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता निम्नलिखित है। ये पवनें भारतीय तट पर सामान्यतः जून से पहले सप्ताह में पहुंचती हैं, जून से पहले सप्ताह में पहुंचती हैं, जैसे जून के पहले सप्ताह में पहुंचती हैं, लेकिन उनके आगमन और वापस लौटने का समय निश्चित नहीं होता। यानी कि ये जून के पहले सप्ताह में ऊपर पहुंचेंगी, पर वापस कब आएंगी ये हमें पता नहीं होता। दूसरी बात, वर्षा काल में, देखिए वर्षा काल में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जून के पहले, देखिए यह बोला था ना, ये नीचे से स्टार्टिंग होगी, जून देख रखा है 1 जून से नीचे से स्टार्ट हो जाएगा इसका आना। तो ये क्या है, इसको देखा जाएगा मॉनसून का जो आगमन होता है वो 1 जून से होना शुरू हो जाएगा। 1 जून, 5 जून, फिर उधर पहुंचेगा 10 जून, है ना, देखिए 10 जून, फिर उसके बाद जो है ऊपर चलिए 10 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई, और फिर जो ऊपर जाते जाते जो है ऐसी जुलाई तक, 15 जुलाई तक ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमने जान लिया। उसके बाद इसी के अंदर क्या बोल रखा है कि वर्षा काल में सूखे के दौर भी आते हैं, यानी कि वर्षा काल में कई जगह सूखा भी पड़ेगा। इन सूखे के दौरों से कभी कभी फसलें नष्ट भी जाती हैं। तो जब सूखा पड़ेगा तो फसलें नष्ट भी होती हैं। तो कभी कभी ये पवनें कुछ प्रदेशों के ऊपर से गुजर जाती हैं पर वर्षा नहीं करती हैं। ये क्या है, दूसरी जगह चली गई, हवा तेज थी तो चली गई और वहां बारिश ही नहीं हुई, कई जगह सूखा भी पड़ जाता है। तो मानसून आता है, कई जगह सूखा भी पड़ जाता है, कई जगह बारिश हुई तो आपने देखा होगा बाढ़ की भी स्थिति बन गई, ऐसा भी होता है। वर्षा की मात्रा तथा समय व सूखों के दौरों के समय में साल दर साल भिन्नता पाई जाती है। इसे मानसून का मनमौजी होना कहते हैं। इसको मानसून का मनमौजी होना भी कहा जाता है। मनमौजी मतलब आज बरस गया कल नहीं बरस रहा, आज बरस गया कल नहीं बरसेगा, एक जगह बरस दिया दूसरी जगह बरसा ही नहीं, है ना। तो ये चीज हमें देखने को काफी ज्यादा यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद ये पवनें सितंबर के अंत तक पीछे हटने लग जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये अक्टूबर माह तक पीछे हटती हैं या सितंबर से पूर्व ही पीछे हट जाते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग हो जाती है कहाँ से, जून से। अब जून से स्टार्टिंग हुई, ऊपर तक गई, अब वहां पे फिर आने की यानी मानसून लौटने की प्रक्रिया जारी हो जाती है। ऊपर हिमालय होता है ना, वहां टकरा के फिर ये वापस लौटने की। अभी ये चढ़ता हुआ दिखा रहा है, आगमन यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाएगा आप लोग को कि नेक्स्ट अब पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर हम बात करें, यानी ऊपर से नीचे अब ये वापस जाएगा मानसून, तो वो तो आता हुआ मानसून दिखाया था, अब जाता हुआ पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। दक्षिण पश्चिम मानसून पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों, देखिए ये पाकिस्तान तक होता हुआ गया था ना, तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगा, पाकिस्तान दे रखा है यहाँ से, तो सितंबर से स्टार्टिंग होगा, यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा 1 सितंबर, 15 सितंबर, फिर अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर से इधर, फिर ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ से भी होते हुए तो जाएगा ये, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक। देखिए तो वहां से स्टार्ट है, अब ये नीचे, तो ये नीचे की तरफ मानसून जा रहा है, यानी कि अब ये विदा ले रहा है। तो विदा लेते हुए क्या क्या बता रखा है इसमें, देखिए तो क्या दे रखा है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों व उत्तर पश्चिमी भारत से सितंबर के पहले सप्ताह से पीछे हटने लगते हैं, जहां वे सबसे अंत में पहुंचते हैं। इन पवनों, जहां वो एंड में पहुंचता है तो वहीं से शुरुआत हो जाती है आने की इसके आगे, बात समझ में। तो ये चीज हमें याद रखना है, इन पवनों के पीछे हटने का मुख्य कारण है भारत के उत्तर पश्चिम भाग के निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना। ऊपर का हिस्सा क्या हुआ, निम्न दाब वाला हुआ, तो अब जब निम्न दाब का हिस्सा, जब ऊपर निम्न दाब बनेगा तो नीचे से हवाएं जाएंगी, भरने की कोशिश करेंगी, तो वो चीज होगी। देखिए तो सूर्य के विषुवत वृत्त की और आभासी गति तथा विस्तृत वर्षा का कारण तापमान के नीचे गिरने के साथ वायुदाब धीरे धीरे उच्च होने लगता है और वायुमंडल दाब के ढांचे में परिवर्तन के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटता है। यानी कि अब क्या हुआ, स्थल से मामला समुद्र की ओर जाएगा। पहले समुद्र से ऊपर की तरफ आ रहा था, ठंडे से गर्म में आ रहा था, अब ऊपर जो है ठंडे से नीचे गर्म में जाएगा। तो ये चीज है। तो इससे परिणाम स्वरूप ऋतु में स्वच्छ मौसमी दशाएं पाई जाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिम यानी ऊपरी इलाकों की बात हो रही है, उत्तर पश्चिम भाग के निम्न दाब का क्षेत्र अक्टूबर के अंत तक जो है बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थानांतरित हो जाता है। इन अस्थायी दशाओं के कारण बंगाल की खाड़ी में अत्यंत तीव्र चक्रवाती तूफान पैदा होते हैं। ये चक्रवाती तूफान भारत के पूर्वी तट के साथ साथ तटीय प्रदेशों में भी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है,
कि कभी कभी अत्यधिक तीव्रता वाले तूफानों से खड़ी फसलें, देखिए मॉनसून जब उतरता है, जा रहा होता है, तो खड़ी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, पशुओं, संपत्ति, यातायात, संचार। क्योंकि देखिए जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी से होते हुए जाएंगी तो खतरनाक रूप ले लेंगी। खतरनाक रूप कैसे ले लेंगी? तो ये क्या होता है, यहां से जब नमी इकट्ठी करी तो हवाएं चलेंगी, तो ये अपने साथ चक्रवात लेते हुए जाती हैं, और चक्रवात जब ले जाएंगी तो खड़ी फसलों को नष्ट करते हुए और बर्बाद करते हुए जाएंगी। संचार व विद्युत लाइनें भी तोड़ देती हैं ये। और तमिलनाडु तट अपनी वर्षा का अधिकांश भाग अक्टूबर व नवंबर या मानसून के पीछे हटने की ऋतु में प्राप्त करता है। यानी सबसे ज्यादा बारिश कहां पे हो जाएगी? तमिलनाडु के तट पर होने लगेगी। और इसी तमिलनाडु के तट पर जो है आपको कन्याकुमारी के निकट जो है काफी ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। तो उतरते हुए मानसून में भी ज्यादा बारिश, चढ़ते हुए मानसून में भी ज्यादा बारिश कहां मिलती है? भारत के निचले इलाकों में देखने को मिलती है। यहां तो हमेशा ज्यादातर बारिश देखने को मिल जाती है। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। देखिए आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को जितने क्वेश्चन करवाएं, देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मैं भी मानता हूं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन रीड करवा के आगे बढ़ा दूं तो मजा नहीं आएगा। आप मैप के हिसाब से जब सीखो कि हाँ भाई दक्षिणी पश्चिम मानसून का प्रस्थान क्या होता है, यानी प्रस्थान क्या होता है, आगमन क्या होता है, ये जब अच्छे से आप समझ जाओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। आप एग्जाम में अपने माइंड से बना के लिख दोगे, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो लंबी होती है तो उसके लिए आप लोग टेंशन में मत आना, क्योंकि थोड़ा सा चला जाता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग खुद बताइए, जब पढ़ के समझाना होता है तो वीडियो लंबी हो जाती है। पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 17वां चैप्टर था। इसके बाद मैं 18 चैप्टर करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो 7 क्लास को जरूर सपोर्ट करें, प्यार दें अपना ज्यादा ज्यादा, अभी बहुत आगे तक जाना है हमें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।